Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of May 2020 Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers. An inspiration of the day is words can inspire and the words can destroy. Choose yours well. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Flights resume today as talks goes down to the wire. जैसा कि हम सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी मई 25 से फ्लाइट्स को एविएशन इंडस्ट्री को रिज्यूम करने के लिए विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। और रिस्ट्रिक्शंस क्या थे कि उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ काम करना पड़ेगा और 30% कैपेसिटी से वो ऑपरेट करके, अगर उनके पास 100 फ्लाइट्स हैं या 100 फ्लीट्स हैं तो उसमें वो केवल 30 ही ऑपरेट कर पाएंगे। बट कुछ दिनों से जब से ये अनाउंसमेंट हुई तो उससे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने स्टेट में फ़्लाइट को रिज्यूम करने की परमिशन नहीं दे रही थी इंडस्ट्री को। तो इस वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री में जो कंपनीज थी जो अपना चार्ट और अपना एयर ट्रैफिक को प्लान कर रही थी, दे वर फेसिंग अ वेरी मच प्रॉब्लम। स्पेशली मुंबई को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे क्योंकि मुंबई जो है वो डोमेस्टिक एयर का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो कैटर करता है। और मुंबई गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कोविड-19 केसेस, मुंबई गवर्नमेंट जो थी वो उसने परमिशन नहीं दी थी डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स के लिए। बट आफ्टर नेगोशिएशन विद द सिविल एविएशन मिनिस्टर, मुंबई गवर्नमेंट हैज़ गिवन द परमिशन एंड अलाउ 50 फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम मुंबई से टू एंड फ्रॉम अलाउ कर दिया। केवल 50 फ्लाइट्स, मतलब 20 आ सकती हैं, 25 आ सकती हैं, 25 जा सकती हैं। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टैक्सी ऑटो सर्विसेज को रिज्यूम नहीं किया है और ये कहा है कि जो पैसेंजर जो भी एविएशन को की फैसिलिटी को अवेल करेंगे, जो कि फ़्लाइट से आएंगे, दे हैव टू अरेंज देयर ओन कन्वेंस और ओन सर्विस और ओन ट्रांसपोर्टेशन। देयर इज़ नो अप्रूवल गिवन टू टैक्सी एंड ऑटो सर्विसेज इवन फ्रॉम द एयरपोर्ट एज वेल। और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट, इवन जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि साइक्लोन की वजह से अभी फ़िलहाल के लिए एविएशन को रिज्यूम करना पॉसिबल नहीं होगा। और कई सारे स्टेट जो हैं वो उन्होंने अलाउ कर दिया है। कई सारे स्टेट्स हैं जो नहीं अलाउ कर रहे हैं, कई दूसरे स्टेट्स हैं जो विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अलाउ किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पैसेंजर हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे पैसेंजर जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी हैं 2-3 दिन पहले और जिनके लिए इमरजेंसी है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इसी वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री है, उनके जो कॉल सेंटर्स हैं, दे आर फ्लडेड विद द कॉल्स एंड पैसेंजर, इवन द एविएशन कंपनीज आर अश्योरिंग द पैसेंजर्स कि अगर उनकी फ़्लाइट रिज्यूम नहीं भी होती है, देन whenever the flight services will be resumed, when the aviation will be resumed, they will be given the priority seat on that. तो इस सारे क्लैशेस की वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री जो रिज्यूम भी हुई है उसको फ़िलहाल पूरी तरह से फंक्शनल होने में, इवन 30% कैपेसिटी से भी पूरी तरह से फंक्शनल होने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। ओवरसीज इन्वेस्टर वंस अगेन स्टेप अप सेलिंग। अब इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में है कि जो भी हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे आर अगेन स्टार्टेड लीविंग द इंडियन इकोनॉमी। क्यों? जैसा कि हम पहले कई सारे डिस्कशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि FII हो चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, दैट ऑल इज़ हॉट मनी। हॉट मनी मीन्स इट कैन go out of the country or it can leave country anytime whenever they feel like. There are minimum of bare restrictions on the outgoing of these foreign portfolio investments. क्यों ऐसा है? क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होता, इट इज़ इन शेयर मार्केट और इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, इन सब में ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका नहीं होता है। अगर हम बात करें क्या डिस्टिंक्शन होता है एक्चुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से और FDI में क्या डिस्टिंक्शन होता है, तो बहुत अगर टेक्निकल टर्म में ना जाएं तो ऐसा एज़ पर द गवर्नमेंट, अगर किसी कंपनी का 10% से कम स्टेक है किसी इंडियन कंपनी में तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और अगर किसी कंपनी का 10% या 10% से ज़्यादा है तो दैट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर FDI। FDI मीन्स उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। FII जो होते हैं, FPI जो होते हैं, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, और FDI जो होता है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाता है उस कंपनी में और उस कंट्री में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जा रहे हैं?
बिकॉज ऑफ टू कंडीशन। कौन से दो कंडीशंस हैं? रिसेंटली क्या था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दे वर वेटिंग फॉर द 20 ट्रिलियन पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसके डिसबर्समेंट का वेट कर रहे थे कि उसको किस तरह से डिसबर्स किया जाएगा, कि 20 ट्रिलियन वॉज द 10% ऑफ द और 11% ऑफ द इंडियन जीडीपी। तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर आई है तो डेफिनेटली देयर विल बी द ग्रोथ एंड रिवाइवल इन द डिमांड। बट आफ्टर द 5 days अनाउंसमेंट, उन्होंने जब देखा कि all the measures the government has taken is just to boost the medium term economic revival, not the short term economic revival, तो उससे उनके सेंटिमेंट्स डाउन हुए। दूसरा एक रीज़न ये भी बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कोविड-19 पेशेंट, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट सीइंग द इंडियन इकोनॉमी एज एन डेस्टिनेशन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों में, तो पिछले 15 दिनों में $1.7 बिलियन जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इकोनॉमी से आउट कर लिए हैं। द 2-week रोलिंग एवरेज फॉर द डेली इनफ्लो इज करेंटली एट निगेटिव। जो डेली इनफ्लो जो रहा है, अगर हम बात करें FI का, वो निगेटिव में है इस समय, और $2.05 मिलियन वर्स्ट सिंस मार्च एंड से लेकर के अभी तक का ही सबसे खराब परफॉर्मेंस है इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। क्यों ऐसा है? अब आप कह सकते हैं कि मार्च में तो हमारी इकोनॉमी सही थी, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी आप लोग को स्टूडेंट बता चुकी हूँ कि इंडियन इकोनॉमी सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं है। अगर आप लोग इकोनॉमी से थोड़ा सा एक्विटेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी या स्लो डाउन था, वो इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ही नहीं बल्कि पहले भी प्रिवेल कर रहा था। और उसी की वजह से जो मार्च में भी सेलिंग देखी गई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, और मार्च से के बाद मिड अप्रैल में थोड़ा सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव इनफ्लो देखा गया था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मेजर्स अनाउंस बाय द सेंट्रल बैंक। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबल मेजर्स अनाउंस किए थे, बड़े बड़े इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए थे, और उसी में इंडिया ने भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था। तो उन सबको देखते हुए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, दे वर एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव डिमांड और दे वर एक्सपेक्टिंग द शॉर्ट टर्म रिवाइवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और अब जबकि क्या कहते हैं कि पूरे 20 ट्रिलियन पैकेज का अनाउंसमेंट हो चुका है, और उस बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि जितने भी मेजर गवर्नमेंट ने लिए हैं, ऑल दीज आर नॉट गोइंग टू रिवाइव द इकोनॉमी इन शॉर्ट टर्म और नॉट गोइंग टू रिवाइव द डिमांड इन शॉर्ट टर्म, बट ऑल दीज मेजर्स हैव अ मीडियम टर्म और द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो उसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर सेलिंग देयर स्टेक। While the global liquidity conditions are benign, expert says overseas investors are preferring to invest in the countries which have been more effective in combating the COVID-19 situation. और अब ऐसे इन्वेस्टर जो कि इंडिया छोड़ रहे हैं, वो किस तरह की कंट्रीज को प्रेफर करेंगे? दे विल प्रेफर दोज कंट्रीज हु वर इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग द कोविड-19 पैंडमिक। ऐसे कंट्रीज जिन्होंने कोविड-19 या कोरोना क्राइसिस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, इफेक्टिवली कॉम्बैट कर लिया है, उन सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की तरफ ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा जाएगा। सेवरल कंट्रीज हैव स्टार्टेड ईजिंग कंटेनमेंट मेजर्स, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो उन्होंने अब जिनमें बहुत पहले से लॉकडाउन चल रहा था, बट नाउ द कंट्रीज हैव रियलाइज कि लॉकडाउन जो है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। लॉकडाउन इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ कोविड-19। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अब अपना जो कंटेनमेंट मेजर्स थे उनको ईज आउट करना शुरू कर दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दोबारा से रिज्यूम कर दिया है। हालांकि दिस कुड बी द रिस्की स्ट्रैटेजी, बट इकोनॉमिक मोबिलिटी हैज़ टू बी पिक्ड अप, क्योंकि आप इकोनॉमिक लॉकडाउन बहुत टाइम तक जो है सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इन नियर टर्म इट इज़ रीजनेबल फॉर द इन्वेस्टर्स टू अज्यूम दोज इकोनॉमीज विल रिकवर फास्टर। और ऐसा अजम्पशन है कि ऐसी इकोनॉमीज जिन्होंने अपने कंटेनमेंट मेजर्स को ईज आउट कर दिया है, दे विल रिकवर फास्टर देन दोज इकोनॉमीज हु आर स्टिल इन लॉकडाउन। तो उसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इंडिया से, वो बाहर जा रहा है। आपसे एक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी। तो हॉट मनी भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है। हॉट मनी भी इसीलिए बोला जाता है कि इसकी ये कभी भी इनफ्लो इसका हो सकता है, कभी भी आउटफ्लो
हो जाता है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एफडीआई में रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एफआईआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है। बेसिकली जो हमारे बॉर्डर रिलेटेड नेशंस हैं, जस्ट लाइक स्पेशली टारगेटिंग टू चाइना, तो चाइना से आने वाला जितना भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर अब भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात सोच रही है। और ऐसा रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे कंट्रीज पहले भी लगा चुके हैं। यूरोपियन नेशंस की अगर आप बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट पहले ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफडीआई को लेकर के जो है वो मेजर्स ला चुके हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, स्पेशली चाइना से जो आने वाला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसको रोकने के लिए और चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए सर्टेन मेजर्स लाने वाली है। क्योंकि ये हॉट मनी होता है, अगर ये हॉट मनी है तो इस पे, इसके आने जाने या इनफ्लो आउटफ्लो पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, जस्ट लाइक एफडीआई। तो कोई भी कंट्री जब चाहे दूसरे कंट्री में अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर ले और जब चाहे इन्वेस्टमेंट खींच करके वापस ले करके उसको यांक करके उसकी इकोनॉमी को डोल्ड्रम की सिचुएशन में ला सकती है। इसीलिए जो कंट्रीज़ जो होती हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं और कौन उसके एक्चुअल बेनिफिशरी हैं या किस तरह के कौन किस इंटेंशन से इस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, इस पर इस समय एसबीआई और अगर हम एसबीआई करें सेबी और आरबीआई जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इवन ऐसा भी एक्सपर्ट बोल रहा है कि बहुत रिसेंटली, बहुत जल्दी ही हमें एफआईआई पर भी बेसिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक एफडीआई। अगर हम थोड़ा सा स्टैट्स की बात करें तो अगर हम देखें तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पुअर रही है। इंडिया ने मंथ टू डेट जो परसेंटेज चेंज देखा है दैट इज़ 10.1% का नेगेटिव चेंज इंडियन स्टॉक मार्केट में देखा गया है कंपेयर टू फिलीपींस, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूएसए, मलेशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वियतनाम। इन सब की वजह, इन सब के कंपैरिजन में इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाइव लगाई है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। डायरेक्ट टैक्स रिफंड्स डाउन 67% टिल May 2021. Deflating the government claims of expediting them amid the COVID-19 pandemic, direct tax refunds have declined 67% since April 1 over the same period last year. जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं उसमें जो गवर्नमेंट हमारे रिफंड्स करती है, अप्रैल 1 में वो रिफंड जो है वो 67% तक डिक्लाइन किया गया। जबकि गवर्नमेंट का क्लेम क्या था? गवर्नमेंट वॉज क्लेमिंग इन देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज दैट इट विल इंक्रीज द रिफंड प्रोसेस, और जितने भी ड्यूज़ हैं उन सब जो पेंडिंग जो ड्यूज़ हैं उन सबको भी गवर्नमेंट जो है वो रिफंड करेगी। और इसके अगेंस्ट जो डेटा है वो ये कह रहा है कि 67% का डिक्लाइन देखा गया। रिफंड्स और द कैश आउटफ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टूड एट 16,242 crore ड्यूरिंग April 1 to May 21 ऑफ दिस फिजिकल ईयर कंपेयर टू 48,900 crore अ ईयर एगो, जो कि करीब 48,000 करोड़ था पिछले साल इसी टाइम फ्रेम में। और इस बार कितना है 16,000 करीब 16,000 करोड़ करीब पहुंच गया है। तो कितना डिक्लाइन देखा? 67% का। तो गवर्नमेंट का जो क्लेम है दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिफंड प्रोसेस और द रिफंड नंबर्स दैट इज अगेंस्ट दिस data trend. The Central Board of Direct Taxes in a statement Friday said tax refunds worth rupees 26,242 crores to 1.7 million assessees had been released. 1.7 million जो assessees हैं उनको 26,000 करोड़ का रिफंड जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। बट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो इनसाइड न्यूज़ है, उसका ये कहना है कि ये जो रिलीज़ हुआ है ये जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जो पिछले लास्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, जो आउटस्टैंडिंग रिफंड था वो है, ना कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का रिफंड है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऐसे बहुत सारे रिफंड भी किए गए हैं जिनके केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। 10,000 करोड़ के रिफंड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूट में हैं, उनका गवर्नमेंट ने रिफंड इनिशिएट कर दिया है। हालांकि ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के जो गवर्नमेंट ने रिफंड्स किए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन सारे रिफंड्स में दोबारा से डिस्प्यूट अराइज हो, क्योंकि केसेस जो हैं वो अभी भी ट्रिब्यूनल्स के पास हैं। तो अगर आपने रिफंड कर दिया है केसेस के सेटल होने से पहले ही, तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस हैं कि जिनको रिफंड मिल गया है वो फिर भी केस को परस्यू
करें। एक्सपीडाइटिंग रिफंड्स अप टू 5 लाख वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव टू फाइट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट ने अपने रिफॉर्म पैकेज में अनाउंस किया था कि 5 लाख तक के जितने भी जो इन्वेस्टर जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जितना भी रिफंड प्रोसेस है वो गवर्नमेंट रिफंड प्रोसेस कर देगी और रिफंड को इनिशिएट कर देगी। हालांकि इसमें जो डेटा है वो बिल्कुल अगेंस्ट है और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं या जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनका ये भी कहना है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का ना होकर के जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स 2-3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स थे और जो केसेस पेंडिंग हैं ट्रिब्यूनल्स में उनके रिफंड्स ज़्यादा हैं ना कि करंट टैक्स पेयर्स के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4 स्टेट्स रीड्रॉ मार्केट बोरोइंग्स रोड मैप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने स्टेट की परमिशन स्टेट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को अपने फिस्कल डेफिसिट दैट इज 3.5% ऑफ स्टेट जीडीपी उसको क्रॉस करने की परमिशन दे दी थी और उसको कितना लिंक कर दिया था 5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जीडीपी। मतलब स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दी थी एक्स्ट्रा बोरो करने के लिए 3% और 3% और 3.5% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जीडीपी जो उनका टारगेट इस बार का सेट किया गया था इस बार के बजट 2020 में उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने की परमिशन दे दी थी। हालांकि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर अडॉप्टिंग डिफरेंट मैप और डिफरेंट प्लान्स फॉर बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि दे विल फर्स्ट एग्जॉस्ट देयर वेज एंड मीन्स मेजर्स। पहले वो आरबीआई से जितना लोन ले पाएंगे वेज एंड मीन्स मेजर, आरबीआई से जो लोन्स लेती हैं गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर एक्सपेंडिचर, इसके बाद दे विल गो फॉर मार्केट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही कि दे डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर टू ब्रीच देयर फिजिकल डेफिसिट और उनके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है टू कोप अप विद द कोविड-19। तो ऐसा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग जो रोड मैप वो ड्रॉ कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ रिमाइंडेड दैट स्टेट वर ऑथोराइज टू बोरो 75% ऑफ देयर ऑथोराइज लिमिट बट दे हैड borrowed only 40% of its by May 40 में। गवर्नमेंट ने हालांकि जो 3% ऑफ उनकी जीडीपी का जो फिजिकल बोरोइंग उनको अलाउ करी थी उसको मई में गवर्नमेंट ने बोला कि मई तक वो लोग 75% अपने बोरोइंग लिमिट्स का ऑलरेडी अवेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने केवल 14% ही अवेल किया है। स्टेट सच एज केरला have front loaded borrowing to meet their committed liabilities including salaries and are going to rely on meeting the 4 conditions to borrow extra 2% दिस ईयर। बोरोइंग की अगर हम बात करें तो केरला जो है वो उसने बहुत एक्स्ट्रा बोरोइंग और वो एक्चुअली द केरला गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बोरो फ्रॉम एडिशनल 2% दैट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द विंडो द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड टू स्टेट। केरला गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्रंट लोडिंग कर ली है अपनी जो उनका टारगेट था अपनी सैलरीज को फुलफिल करने के लिए, जो अदर स्टेट लायबिलिटीज़ होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए, और केरला गवर्नमेंट ही सबसे पहले जो एक्स्ट्रा 2% पर जाकर के बोरो करेगी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 3.5% तक स्टेट्स कैन बोरो नॉर्मली विदाउट एनी कंडीशन, जो कि उनका 3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था जिसको गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने बढ़ा कितना कर दिया था 5% तक कर दिया था। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को 3.5% से ज़्यादा बोरो करना है देन दे हैव टू मीट 4 कंडीशंस। आफ्टर मीटिंग दोज 4 कंडीशंस only state government can borrow that 2% extra this year। यूनियन गवर्नमेंट ने उनको एस्केप क्लॉज के तहत उनको 5% ऑफ देयर जीडीपी बोरो करने के लिए अलाउ कर दिया था, बट अगर वो एक्स्ट्रा बोरो करना चाहते हैं तो उनको कुछ 4 कंडीशंस मेट आउट करनी पड़ेंगी। वो 4 कंडीशंस से 4 पैरामीटर कौन क्या थे जो गवर्नमेंट ने रखे हैं? हर स्टेट गवर्नमेंट जो कि एक्स्ट्रा 2% बोरो करेगी उसको 1 नेशन 1 राशन कार्ड की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाना पड़ेगा और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी रिफॉर्म लाना पड़ेगा। और हर एक रिफॉर्म पर अगर किसी स्टेट ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड पर
पर एग्रीमेंट बना लिया तो वो एक्स्ट्रा 0.2% बोरो कर सकता है। अगर किसी स्टेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी रिफॉर्म ला गया देन दैट स्टेट अगेन गो फॉर 0.25% एक्स्ट्रा बोरोइंग। अगर उसी स्टेट ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी इनिशिएट किए देन दैट स्टेट अगेन गो फॉर 0.25% एक्स्ट्रा बोरोइंग। एंड अगर अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स भी किए देन दैट पर्टिकुलर स्टेट कैन अगेन बोरो 0.2% एक्स्ट्रा फ्रॉम द मार्केट। तो इस तरह से 0.25% पार्ट सबसे सारे 4 जो पैरामीटर्स हैं इनसे अटैच कर दिया गया। अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स होती है जिसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स पे किसी भी इकोनॉमी को या स्टेट को ये उसकी कॉम्पिटेंसी मेजर करी जाती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री में कितना आसान है बिजनेस करना। तो अगर हम बात करें कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे एक्चुअली ये इसका मेजरमेंट होता है, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स, getting electricity, registering property, getting credits, protecting investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency. These are the measures that actually used to take in order to provide the indexing on ease of doing business. तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप इन सारे पैरामीटर्स पर रिफॉर्म करिए, then only you will be able to take extra loan or extra borrowing from the मार्केट, जिस पर फिलहाल के लिए केरला गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। अगर आसाम की बात करें तो आसाम ने कहा है कि पहले वो अपने वेज एंड मीन्स के जितने एडवांसेस है, जितने भी मेजर्स हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उनसे अपने जो डेफिसिट है या अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करेगा बिफोर गोइंग टू मार्केट विद द लार्ज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। पहले आसाम गवर्नमेंट जो है वो अपने सारे मीन्स को यूज़ कर लेगी, इसके बाद वो मार्केट से बोरो करेगी। बिहार की बात करें तो बिहार हैव नॉट फेल्ट द नीड टू बोरो फ्रॉम द मार्केट एट ऑल सो फार बट विल ऑप्ट फॉर इट इन अ मंथ्स और 2। बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी उसे फिलहाल के लिए मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मार्केट से बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी उसके पास सफिशेंट मेजर्स हैं, बट इन अपकमिंग 2 और 3 मंथ्स बिहार गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। तो इसी तरह हर स्टेट ने अपना अपना अलग अलग प्लान जो है वो ड्रॉ किया है। इफ़ दे मीट 3 ऑफ दीज पैरामीटर्स दे कैन ऑल्सो अवेल मार्केट बोरोइंग टिल देयर फिजिकल डेफिसिट रीचेस ऑन एडिशनल 0.5% ऑफ GSDPs। अगर जो 4 पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, अगर कोई भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जो 3 पैरामीटर्स पर अपने काम कर लेती है, 3 पैरामीटर्स को फॉलो कर लेती है, देन वो अपने फिजिकल डेफिसिट का 0.5% तक ऑलरेडी बोरो कर सकते हैं मार्केट से। After the conditions were imposed, West Bengal Finance Minister has said the additional borrowing was another स्मोक स्क्रीन। हालांकि जो गवर्नमेंट ने 4 पैरामीटर्स इम्पोज किए हैं, जो 4 कंडीशंस इम्पोज करी हैं स्टेट गवर्नमेंट में, इसको भी लेकर के स्टेट्स को अलग तरह का स्टेट में सेंटिमेंट्स है। बहुत सारे स्टेट्स ये कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है इंडिया का उसके अगेंस्ट है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल ने कहा है कि वैसे भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बोरोइंग करनी पड़ती है तो उसे पहले सेंट्रल से परमिशन लेनी ही पड़ती है। तो अगर हम सेंटर से ऑलरेडी परमिशन ले रहे हैं तो ये 4 कंडीशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी, इसको लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो उनका ये कहना है कि इट इज़ जस्ट फॉर अंडरमाइनिंग द स्टेट्स एंड डिक्रीज द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना टेक अवे है इस पर्टिकुलर मेजर पर। बट फिलहाल के लिए अगर नटशल में बात करें तो नटशल में बात है केरला गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुकी है इसकी एनुअल लिमिट 75% तक, और वो जो 2% की एक्स्ट्रा विंडो यूनियन गवर्नमेंट ने दी है उसको लेवरेज करने जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट चाहे असम गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग प्लान कर रही है। बिहार ने अभी कोई मार्केट बोरोइंग का प्लान नहीं किया है। आसाम गवर्नमेंट इज सेइंग पहले वो अपने वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर को मेट आउट करेंगे। इफ़ नेसेसिटी विल अराइज देन दे विल गो फॉर मार्केट बोरोइंग। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने ऑलरेडी अपना 5,000 करोड़ जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में बोरो कर लिया है और जो उसकी 1/3 लिमिट एनुअल लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस एक्स्ट्रा बोरोइंग को अप्लाई करेंगी या डिफर करेगा स्टेट टू स्टेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 5। गवर्नमेंट RBI शुड टेक मोर स्टेप टू रिवाइव इकोनॉमी। अगर हम जो बेसिकली जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अपना डाइवर्जेंट व्यू है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। कुछ कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इज़ गुड, कुछ
कुछ कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मिडियम टर्म इम्पैक्ट डालेगा। कुछ का ये कहना है कि जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है ज़रूरी नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप डालने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडियन इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज में कुछ सेक्टर जैसे कि एक्सपोर्ट या जो बिग बिजनेस हैं उनको इग्नोर किया गया है, उनको सही तरीके से टारगेट नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका इंटरव्यू, और उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी बाय रिवाइविंग द एक्सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी स्कीम्स हैं जिस पर गवर्नमेंट को एक्चुअली मेजर लेना बहुत ज़रूरी है अगर गवर्नमेंट और आरबीआई ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइव हो। बेसिकली इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के पैकेज में। Although he is also appreciating the different measures government and RBI has taken to revive the economy, but as per his opinion, certain other and specific measures are required to revive the export industry into India. क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इनका कहना ये है कि बेसिकली जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, और मर्केंटाइज भी आप इसको बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, उसमें 2% का जो उसमें एडिशनल 2% और 4% लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स में जो उनको स्क्रिप्ट्स है वो बढ़ा देनी चाहिए। अब ये बात आती है कि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट और इंडिया स्कीम, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम क्या है। This scheme was announced under Foreign Trade Policy 2015 to 20। 2015-20 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसको अनाउंस किया गया था। इसमें बेसिकली आपको जनरली आप 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में, आप अक्सर सुनते होंगे, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो मर्केंटाइज का एक्सपोर्ट करते हैं, जो सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स देती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। उनके बहुत सारे जो ड्यूटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट जो है उनका रिफंड कर देती है ताकि जो उनको एक्सपोर्ट है वो सस्ता पड़े और इंडिया में जो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, वो ग्लोबल मार्केट में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तरीके से पहुँचे। अगर हमारे एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी, जो उनकी बहुत सारे ड्यूटीज़ है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो रिफंड मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पर प्रोडक्ट जो पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो डिक्रीज़ करेगी इंटरनेशनल मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और कॉस्ट एडवांटेज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। आप इनोवेशन पर तो वहाँ पर कॉम्पीट कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, बट इंटरनेशनल मार्केट में इनोवेशन के साथ आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो क्यों यहाँ पर इस समय अगर जो बेसिकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना छोड़ रही हैं, वो इंडिया से ज़्यादा वियतनाम और बांग्लादेश को प्रेफर कर रही हैं। क्यों प्रेफर कर रही हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा रादर देन इंडिया। इंडिया में उनको उतना कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना कि उनको बांग्लादेश और वियतनाम में मिलेगा। इसलिए कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना इन ग्लोबल मार्केट में अगर आपको एंटर करना तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में होनी ही चाहिए। इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने MEIS स्कीम या SEIS स्कीम का प्रोविज़न रखा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, जिसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में डिवाइड कर दिया जाता है और उसी ग्रुपिंग के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को जो है वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं, जिससे कि जो उनका एक्सपोर्ट है वो जब पर्टिकुलर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचे तो वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहे, सस्ता रहे कंपेयर टू राइवलरी प्रोडक्ट्स। और इसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंसीज़ हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंसीज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं, जब वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अपना प्रॉफिट रखने के लिए अगर कॉस्ट उनको ऑलरेडी यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही तो वो और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करेंगे। जब कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा आएगा मार्केट में, तो वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो उसको प्रेफरेंस कम मिलेगी डेवलप नेशन से। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जो स्कीम्स, अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन इकोनॉमी का एक्सपोर्ट इंक्रीज करे। वी वांट द रोल ओवर ऑफ द फॉरवर्ड कवर्ड विदाउट इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज एंड ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट ऑफ 25% इन क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट में भी 25% इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं। जो पिछले फॉरवर्ड ऑप्शन है उनको रोल ओवर करके नया करने की या न्यू जो
न्यू एग्रीमेंट या एग्रीमेंट को रिन्यू करने की बात करी जा रही है। ये कहा जा रहा है कैंसिलेशन ऑफ अबाउट 70 to 80% ऑफ ऑर्डर कास्टिंग द ग्लूमी पिक्चर। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये सारे रिफॉर्म्स, रोल ओवर ऑफ द फॉरवर्ड कवर्ड, ये 25% ऑफ द क्रेडिट लिमिट और जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है, इस सब की तरफ ध्यान नहीं दिया। या सब ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है इंडिया में, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मच अवेटेड डिमांड है एक्सपोर्टर्स की कि एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड इंडिया को इंडियन इकोनॉमी में क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सके, उनको जो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम या जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है वो ना हो, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ ब्रांड जो है वो ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंट किया जा सके। तो इन सारे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनको इन्होंने बोला है प्रेसिडेंट ने कि भाई अगर एक्सपोर्ट मार्केट को इम्प्रूव करना है तो करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि 70 to 80% जो ऑर्डर्स मिलते थे इंडियन एक्सपोर्टर्स को वो कैंसिल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, और उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लॉस देखेगा। लोन डिफ़ॉल्ट्स की कंडीशंस भी, जॉब लॉस भी होंगी, लोन डिफ़ॉल्ट की कंडीशंस भी आएंगे, जिससे कि जो एक्सपोर्ट के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज है वो मस्त हो जाता है अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करना है। हालांकि इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को लगता है कि जो 80 to 70% जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं दैट इज़ टेम्परेरी, और इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इस तरह के कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का सोचना गलत है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसका जो कॉस्ट आई, जो कैंसिलेशन की जो कॉस्ट है, जो लॉसेज है वो एक्सपोर्टर बियर करे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बियर करे, तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर। तो उसको रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, क्रेडिट एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सारी स्कीम भी, हालांकि गवर्नमेंट, ऐसे इनका कहना है गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं जिसमें कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी है, क्रेडिट एट लोअर इंटरेस्ट रेट है, उनको मोराटोरम पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया गया है जैसे कि वो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकें। इस तरह की स्कीम जो गवर्नमेंट है उसने लाई है, बट ऑल दीज स्कीम्स आर नॉट सफिशिएंट। गवर्नमेंट हैज़ टू take or has to bring a targeted economic package for export sector. Last week useful clarifications come through regarding issue of the special economic zone scheme, special economic zones को production linked incentive schemes, इस तरह की जो schemes गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रही है अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए या एक्सपोर्ट में FDI को अट्रैक्ट करने के लिए, all these have the positive impacts. एक्सपोर्टर्स इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज गवर्नमेंट स्टिल हैव टू create certain still have to take certain measure in order to promote the export sector. If we talk about the RBI, then RBI has also announced certain measures to help the क्रेडिटर्स। उस मेजर्स में क्या थे, इंटरेस्ट रेट कट एंड अदर हेल्पफुल मेजर्स टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू 15 मंथ्स। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट था उसको, उसका मोराटोरियम पीरियड गवर्नमेंट RBI ने बढ़ाकर 15 मंथ्स कर दिया। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग इम्पोर्ट पेमेंट टू 12 मंथ, जो इम्पोर्ट पेमेंट्स हैं उनको लेकर के 12 मंथ्स का टाइम पीरियड RBI ने बढ़ा दिया है। RBI ने 15,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक्स, उसको भी 15,000 का करोड़ का लोन दिया है जिससे कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको चीप लोन अवेलेबिलिटी हो। तो ऐसे कई सारे मेजर्स जो हैं वो RBI और गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं इन ऑर्डर टू कोप विद द एक्सपोर्ट लॉसेस। बट एक्सपोर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिफरेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका ये कहना है कि स्टिल देयर इज़ अ नीड टू come up with a certain other measures and the targeted economic package for export sector, जिसमें से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के क्रिएशन की बात की गई है। इन्हेंसमेंट ऑफ द क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट लिमिट है उसको बोला गया है कि और बढ़ा दिया जाए। रोल ओवर ऑफ द फॉरवर्ड कवर, जो फॉरवर्ड ऑप्शन हैं उनको रोल ओवर करके रिन्यूअल उनका किया जाए। तो इस तरह के कई सारे जो मेजर्स हैं उनकी डिमांड जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर कंटिन्यूसली कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर के। अब देख लेते हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स गिवन ऑन सर्टेन अदर पेज नंबर्स। ITC सेट टू एक्वायर सनराइज फूड, ITC सनराइज फूड को एक्वायर करने जा रही है। डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट ITC इज सेट टू मेक द बिगेस्ट एक्विजिशन दैट इज सनराइज फूड। सनराइज फूड को एक्वायर करने जा रही है ITC।
सनराइज फूड जो कि बेसिकली स्पाइसेस में काम करता है, उसकी 100% जो स्टेक है उसको आईटीसी खरीद लेगी या खरीदने जा रही है। एक एग्रीमेंट हो गया उन दोनों के बीच में। अगर हम मेजर एक्विजिशंस की बात करें तो आईटीसी जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी जो कंटिन्यूअसली एक्विजिशन करती रहती है। सेवलॉन का एक्विजिशन 2015 में किया, बी नेचुरल का एक्विजिशन 2015 में किया, 2017 में भी और 18 में भी कई सारे एक्विजिशन हुए। बहुत सारे एक्विजिशन जो होते हैं आईटीसी में भी अनडिस्क्लोज भी रहते हैं। तो आईटीसी जो है वो इस समय एक मेजर एक्विजिशन करने जा रही है, दैट इज सनराइज फूड का। आप देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है, रीस्टार्ट रिस्क एट मारुति हुंडई एट कोविड स्ट्राइक्स। जैसा कि हम सभी को पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई थी विद सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर कैपेसिटी, बट अब उनके लिए रीस्टार्ट जो है वो एक नया रिस्क लेकर जनरेट हुआ है क्योंकि मारुति और हुंडई में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। 3 वर्कर्स जो हुंडई के हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, 1 इन मारुति। तो इस तरह के अगर केसेस जो आ रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली अगर बात करें, हमने ओप्पो में भी बात करी थी कि कुछ 8 एम्प्लॉयज़ कोविड-19 पॉजिटिव निकले थे। तो इस तरह के केसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ हैं, उनको रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जनरेट होंगे और इकोनॉमी दोबारा से ट्रैक पर आ पाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स जनरेट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जिसमें अभी रिसेंटली अपना मानेसर प्लांट जो है वो मारुति ने ऑपरेट किया है, जहाँ पर उसको एक कोविड-19 पेशेंट मिल गया है। हुंडई ने भी रिसेंटली ऑपरेट, इन्हीं सारी फेयर्स को लेकर कि बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी दे वर नॉट रेडी टू ऑपरेट। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, जेएलआर सीक्स यूरो 1 बिलियन सपोर्ट इन यूके रिपोर्ट। टाटा मोटर्स ओन जैगुआर लैंड रोवर इज सेट टू बी इन टॉक्स विद द यूके गवर्नमेंट फॉर एन इसेंशियल यूरो 1 बिलियन सपोर्ट पैकेज टू टाइड थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। जो हमारे टाटा ओन्ड कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, कहाँ पर, यूके में, उसने वहाँ की गवर्नमेंट से यूरो 1 बिलियन का सपोर्ट मांगा है इन ऑर्डर टू रिवाइव फ्रॉम कोरोना वायरस पैंडेमिक। हालांकि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर क्या डिसीजन लिया है, इसमें कोई भी अभी अनाउंसमेंट नहीं करी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए कि नहीं। अभी सिर्फ डिमांड की ही बात हुई कि जेएलआर ने डिमांड करी है यूके गवर्नमेंट से for that much amount of economic package. Back to business slowly. From high-end cars to steel to power and cement, demand is अब सीमेंट, पावर, ई-वे बिल्स, ग्रॉसरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जितने भी सेक्टर्स जो ओपन हो रहे हैं धीमे धीमे, इनमें डिमांड जो है वो पिकअप हो रही है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, पावर की बात करें, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव डिमांड्स देख रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए इकोनॉमी जो है वो दोबारा से ट्रैक पर आ जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि यू शेप कर्व को फॉलो करते हुए इंडियन इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव। सीमेंट इंडस्ट्री में 15% का रिकवरी अप्रैल में प्रोजेक्ट किया गया है, मई में 60% की रिकवरी प्रोजेक्ट करी गई। इसी तरह पावर में 27% की, ई वे बिल्स में 80% की, ग्रॉसरी में 40% की। इस तरह हर सेक्टर जो है वो उसमें रिकवरी प्रोजेक्ट करी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग 2 to 3 मंथ और 6 मंथ तक बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो वापस से अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाएंगे। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, गवर्नमेंट आरबीआई शुड टेक मोर स्टेप टू रिवाइव द इकोनॉमी, जिसमें आप बेसिकली एक्सपोर्ट क्या है, एग्जिम बैंक क्या है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है वर्ल्ड लेवल पे, जो मैन्युफैक्चर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम्स हैं, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स हैं, इस सब के बारे में आप पढ़ लेंगे। जो ग्रुप 3 कंट्रीज़ हैं ये क्या हैं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर बैंकिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। वोकैबुलरी ऑफ द डे इज यांक। यांक माने झटका, झटक कर खींचना, यांक्ड को बोलते हैं झटक कर खींचना। ये वर्ड हमने किसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया है, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर यांकिंग और दे हैव यांक्ड द $1.7 बिलियन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, मतलब उन्होंने खींच लिए हैं इतने डॉलर इंडियन इकोनॉमी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।